हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और मैं आज हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th वाणिज्य जिसे हम बोलते हैं कॉमर्स, यानी क्लास 10th वाणिज्य जिसे बोलते हैं। दोस्तों आज हम कॉमर्स यानी आज मैं इसके बारे में दोस्तों जो कॉमर्स के वायरल पर्सन वाणिज्य के 2023 फरवरी को यानी 2023 में वाणिज्य के 23 फरवरी को यही पर्सन बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे गारंटी से। यानी दोस्तों आपका है कल एग्जाम और दोस्तों इसके मद्देनजर रखते हुए यानी मैं आपके लिए वायरल पर्सन लेकर आऊँगा वाणिज्य के जो 23 फरवरी 2023 में यानी 2023 में 23 फरवरी को यही पर्सन बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों आज मैं यही पर्सन पूछे जाएंगे क्योंकि दोस्तों मैं वे क्वेश्चन लेकर आऊँ तो जो बोर्ड परीक्षा में यानी बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। दोस्तों जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले क्लास 10th होगी वाणिज्य जिसे हम कॉमर्स बोलते हैं। वायरल पर्सन है वाणिज्य के 2023 यानी 23 फरवरी को यही पर्सन बोर्ड में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों ये वे सभी क्वेश्चन है जो 23 फरवरी को यानी पूछे जाने की इनकी संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं। यही पर्सन 23 फरवरी 2023 में आएंगे। दोस्तों यही पर्सन है जो 23 फरवरी 2023 को आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 23 फरवरी 2023 को आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले पर्सन है दोस्तों। अब 50 नंबर के महत्वपूर्ण पर्सन 50 नंबर के महत्वपूर्ण पर्सन है दोस्तों। जो 50 नंबर के महत्वपूर्ण पर्सन मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की और भी वीडियो करा दी है जिसमें हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे और एक मॉडल टेस्ट भी करा दिया है। तो दोस्तों ये 50 नंबर के महत्वपूर्ण पर्सन होंगे। 23 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा में आएंगे यानी 23 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 23 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों यानी ये क्वेश्चन वे हैं जो 23 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहला यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट है वाणिज्य यानी अंतिम खाते, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है दोस्तों। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पहला प्रश्न कि हम चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं। नहीं दोस्तों 1 नंबर में पूछ सकता है कि हम चिट्ठा क्यों, 2 नंबर में पूछ सकता है कि हम चिट्ठा तैयार क्यों करते हैं। तो व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी अगर हमें अपनी व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करनी है, हमें व्यापार में लाभ हो रही है हानि हो रही है यानी हमें क्या इसमें व्यापार में क्या हो रहा है उस चीज़ की स्थिति जांचने के लिए, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना आर्थिक चिट्ठा हम किस लिए तैयार करते हैं कि हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति जांचने के लिए हम आर्थिक चिट्ठे को तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठे को तैयार किया जाता है। अब देखिए डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है यानी डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है यानी ये क्यों होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष में लिखा जाता है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को 2 पक्ष में लिखा जाता है। एक पक्ष डेबिट तथा दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। यानी जो एक पक्ष होगा वो डेबिट और दूसरा पक्ष जो होगा वो कौन सा होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो डेबिट होता है हमेशा कैसा यानी क्रेडिट के बराबर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के 2 पक्षों में लिखा जाता है। एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को एक पक्ष को डेबिट और तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी ये इस चैप्टर से यही क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं कि दूसरे चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे चैप्टर से देखते हैं कि समायोजना लेख से आप क्या समझते हैं। अंतिम खातों में समायोजनाओं के उदाहरण सहित लिखो, उदाहरण भी दो। यानी दोस्तों समायोजनाओं से आप क्या समझते हैं, अंतिम खातों में समायोजनाओं के उदाहरण भी। दोस्तों 2011, 12, 14, 15, 16, 19 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ हानि आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी दोस्तों हमें क्या मतलब है, यानी अगर हम अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य जो होगा यानी जब हम अंतिम खाते तैयार करते हैं तो अंतिम खाते ज्ञात करने का, अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ हानि। यानी दोस्तों ध्यान रखना कि जब हम अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी दोस्तों जब भी हम अंतिम खाते तैयार करते हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापार में हमें कितना लाभ कितनी हानि एवं आर्थिक स्थिति क्या चल रही है इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। स्पष्ट है कि किसी भी व्यापारिक वर्ष के अंत तक यानी किसी भी व्यापारिक वर्ष के अंत तक सभी वास्तविक लेन देन की प्रविष्टियों का फलस्वरूप इस उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकती है।
परंतु कुछ लेखे ऐसे हैं जो कि स्वयं की तकनीकी प्रवृत्ति होने के कारण अथवा व्यापार की भूल कारण या अन्य कारणों से अनिवार्य हो जाते हैं कि ऐसे लेन देन का लेखा पुस्तकों में कर लिया जाता है। अतः वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन लेन देनों पुस्तकों में सम्मिलित किया जाता है उन्हें समायोजनाओं के लेखे या शोधन के लेखे कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि अंतिम खातों की समायोजनाएं कौन कौन सी होती है। अंतिम रहते होता है दोस्तों, अदत्त व्यय हो सकता है, पूर्वदत्त व्यय हो सकता है, उपार्जित आय हो सकती है, पूंजी पर ब्याज हो सकता है, लाभ संपत्तियों पर हानि हो सकती है, ब्याज हो सकता है, देनदारों पर छूट के लिए संचय हो सकता है, लेनदारों पर छूट के लिए संचय हो सकता है, उपार्जित आय हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतिम खातों की जो समायोजनाएं होती है, ये अंतिम खातों की समायोजनाएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी, यानी जो इंपॉर्टेंट समायोजनाएं 10 समायोजनाएं मैंने आपके सामने रखी। एक बार वो देखिए, अंतिम रहती है अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, पूंजी पर ब्याज, संपत्तियों पर हानि, आहरण पर ब्याज, लेनदारों पर छूट के लिए संचय, देनदारों पर छूट के लिए संचय और उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, यानी ये सब ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये सारी हमारी अंतिम खातों की समायोजनाओं के अंतर्गत आने वाली चीज़ है, यानी अंतिम खातों की समायोजनाओं के अंतर्गत आने वाली चीज़ है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के, यानी अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 है विनिमय विपत्र, हुंडी एवं प्रतिज्ञा पत्र। अब दोस्तों देखेंगे कि इससे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिज्ञा पत्र से आप क्या समझते हैं? यह एक लिखित शर्त रहित प्रतिज्ञा है, यानी पूछ रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आपको भी दिख रहा होगा कि 2012, 15, 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यह एक लिखित शर्त रहित प्रतिज्ञा है, यानी यह एक तो लिखित होगी और सहित शर्त रहित प्रतिज्ञा है, जिसमें लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करके, यानी जो इसे लिखने वाला होता है वो अपने हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को एक निश्चित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है। इन दोस्तों एक बार और समझिए, यानी यह एक शर्त, यानी यह एक लिखित शर्त रहित प्रतिज्ञा, यानी इसमें लिखित शर्त रहित प्रतिज्ञा है जिसमें लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करके, यानी जो लिख रहा है वो अपने हस्ताक्षर करके व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को एक निश्चित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है, यानी इसे लिखने वाला किसी व्यक्ति को यानी आदेश देता है कि जो उसे ये प्रतिज्ञा पत्र ले जाकर देगा उसे एक निश्चित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है। अब दोस्तों अगला देखेंगे कि विनिमय विपत्र क्या है। विनिमय विपत्र के 2 पक्षकारों के नाम लिखो। 2012, 14, 15, 17, 19 और 20। तो दोस्तों विनिमय विपत्र यह एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो पूछा था कि विनिमय विपत्र क्या है, तो यह एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की एक निश्चित तिथि पर निश्चित धनराशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जिसमें एक किसी विशेष व्यक्ति को एक निश्चित तिथि पर निश्चित धनराशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया जाता है। विनिमय विपत्र के पक्ष, लेखन या आहर्ता, देनदार या आहर्ता। अब विनिमय विपत्र की विशेषताएं देख सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। एक तो यह ऋणदाता पर लिखा जाता है, क्या इसके रेखांकन नहीं किया जा सकता, यानी एक तो यह ऋणदाता पर लिखा जाएगा और इसका रेखांकन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका यानी यह ऋणदाता के लिए लिखा जाता है और उस पर इसका रेखांकन नहीं किया जा सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हुंडी को परिभाषित कीजिए। ये दोस्तों कह रहा है कि हुंडी को परिभाषित कीजिए, हुंडी क्या होती है इसके बारे में लिखिए। तो हुंडी एक ऐसा लिखित साख पत्र होता है जिसका लेखक किसी अन्य व्यक्ति को लिखित धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। यह भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हुंडी होती है, हुंडी क्या होती है, यानी हुंडी एक ऐसा लिखित साख पत्र होता है। जो हुंडी होती है वो एक ऐसा लिखित साख पत्र होता है जिसका लेखक किसी अन्य व्यक्ति को लिखित धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। यह भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। तो हुंडी किस में लिखी जाती है? हुंडी भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, हुंडी भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेक क्या है? चेक के 3 पक्षकारों के नाम लिखो। दोस्तों कह रहा है कि चेक क्या है, इसके 3 पक्षकारों के नाम लिखो। तो विनिमय साध्य विलय अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक बैंक में रुपया जमा करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक के नाम से एक लिखित आदेश होता है। दोस्तों ध्यान रखना, विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति का अपने बैंक के नाम एक लिखित आदेश होता है। यानी जिसका पैसा बैंक में जमा होता है उसका एक लिखित आदेश होता है बैंक के नाम, जिसमें वह अपने बैंक को आदेश देता है। यानी वह अपने बैंक को आदेश देगा कि मैं
कि चेक में लिखी गई हुई धनराशि को उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या उसके ग्राहक को मांगने पर प्रदान करें। यानी दोस्तों चेक क्या है दोस्तों, चेक एक ऐसी राशि है जिसका, यानी चेक एक ऐसा वो है, यानी बैंक पर मान लीजिए आपका बैंक में खाता, तो दोस्तों अब बैंक वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको चेक दे, यानी चेक बुक दे। और अब जब उस चेक को आप भरकर किसी व्यक्ति को दोगे तो दोस्तों बैंक की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो जितने पैसे आपने उसमें भरे हैं, अगर इतने पैसे आपके अकाउंट में है तो ये सभी पैसे यानी बैंक वाला आपके यानी आपको उसे उस व्यक्ति को दे जिसे आप आदेश दे रहे हो, जिसे आप आदेश दे रहे हो। अब देखते हैं कि चेक के 3 पक्ष होते हैं दोस्तों। चेक के कितने 3 पक्ष होते हैं। एक तो लिखने वाला पक्ष होगा, यानी जो चेक को लिखता है उसे लिखने वाला कहते हैं, एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लिखने वाला, पाने वाला और देने वाला। दोस्तों इस तरह से समझिए दोस्तों, आप हैं यानी आप एक ठेकेदार हैं और दोस्तों आपने किसी व्यक्ति से काम कराया, तो उसके काम कराने के बाद में जो उसकी मजदूरी होगी दोस्तों, आप उसकी मजदूरी दोगे, तो दोस्तों आप मजदूरी उसे पैसे यानी कैश ना देकर उसे आप चेक दे दिया कि जाके इसे बैंक से भुना के ले। अब ये मजदूर जाएगा चेक लेकर बैंक में और दोस्तों बैंक से पैसा दे देगा, बैंक से पैसा दे देगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, चेक के 3 पक्ष होते हैं, लिखने वाला, देने वाला, लिखने वाला जो पाएगा और देने वाला। जो लिखने वाला होता है वो ठेकेदार मान लीजिए, पाने वाला मजदूर होगा और जो उसे पैसे देगा वो कौन सा होगा, वो बैंक होगा। क्या होगा दोस्तों, बैंक होगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, एक चेक को रेखांकित कैसे किया जाता है, इसके 2 लाभ लिखे। नहीं दोस्तों कोई चेक है, अब उसको रेखांकित कैसे करेंगे, इसके रेखांकित करना है और उसके 2 लाभ लिखो। तो जब चेक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर एक तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को चेक का रेखांकन, ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। दोस्तों बस कुछ नहीं, अगर हमें चेक को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना है तो उस उद्देश्य से चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर दोस्तों, चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर एक तिरछी एक समांतर रेखाएं खींच दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को चेक का रेखांकन और ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अब चेक रेखांकन के लाभ, यानी रेखांकित चेक सुरक्षित होता है, रेखांकित चेक का भुगतान ग्राहक के खाते में जमा होता है, यानी जो रेखांकित चेक का भुगतान होगा वो किसके, यानी जो ग्राहक के खाते में जमा होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए अगले पेज पर। अब दोस्तों देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 नस्तीकरण से क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि पड़ी या समतल फाइलिंग क्या है, इसके 2 दोषों का उल्लेख करें। जो पड़ी और समतल जो फाइलिंग होती है वो क्या है, इसके 2 दोषों का उल्लेख करें। तो दोस्तों नस्तीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखते हैं। क्या तो हम लेटी अवस्था में रखेंगे या पट अवस्था में रखते हैं। इसमें जो पत्र पहले आता है उन्हें पहले रखा जाता है तथा बाद में आने वाले पत्रों को बाद में ही रखते हैं। इस प्रणाली को प्राय छोटे छोटे व्यापारियों एवं सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कह रहा था कि पड़ी समतल फाइलिंग क्या है, इसके 2 दोषों का उल्लेख करें। जो पड़ी और समतल फाइलिंग होती है यह क्या है, इसके 2 दोषों का उल्लेख करें। तो नस्तीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखते हैं। हम तो क्या था, पत्रों को लेटी अवस्था में रखेंगे या कैसी, पट अवस्था में रखते हैं। इसमें जो पत्र पहले आता है उन्हें पहले ही रखा जाता है तथा बाद में आने वाले पत्रों को बाद में ही रखते हैं। इस प्रणाली को प्राय छोटे छोटे व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे छोटे छोटे व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके दोस्तों देखते हैं कि इसके क्या लाभ है। इसके दोष, पत्रों को निकालने में असुविधा होती है। दोस्तों जब पत्र ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बहुत सारे पत्र हो जाते हैं और उन्हें निकालने में क्या होगी, असुविधा होगी। दूसरा, इसमें लोच का अभाव होता है। इसमें किस चीज़ का, इसमें लोच का अभाव होता है। दोस्तों इसमें लोच का अभाव होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, नस्तीकरण की परिभाषा दो, नस्तीकरण के क्या क्या लाभ है। नहीं, नस्तीकरण की परिभाषा दो और नस्तीकरण के क्या क्या लाभ है इसके बारे में लिखने को बोल रहा है दोस्तों। तो नस्तीकरण से आशय कार्यालय में उस क्रियाकलाप से होता है जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले पत्रों को तथा बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियां को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिसे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी पत्र को या किसी भी दिया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, नस्तीकरण से आशय कार्यालय में उस क्रियाकलाप से होता है। नस्तीकरण उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले पत्रों को और बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियां का मतलब होता है दोस्तों फोटो कॉपी। क्या, फोटो कॉपी को भावी संदर्भ के लिए यानी बाद के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी पत्र को या किसी को भी यानी वापस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों बस आपको इसमें नस्तीकरण की परिभाषा में इतना ही लिखना है। अब दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर पर।
अब दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 5 संदेश वहन की प्रणाली, यानी संदेश वहन की कौन कौन सी प्रणाली होती है। दोस्तों इसकी प्रणालियों के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, ईमेल के कोई 3 लाभ लिखो, यानी ईमेल क्या होते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखो। तो दोस्तों इसमें संदेश भेजा जाता है, ईमेल में सबसे पहली बात है कि संदेश भेजा जाएगा, ठीक है भैया, सब जानते हैं कि ईमेल में संदेश भेजा जाता है। दूसरा देखिए, यह संदेश भेजने का सस्ता साधन है। जो ईमेल होता है वो क्या होता है, यानी संदेश भेजने का एक सस्ता और अच्छा साधन होता है। क्या सस्ता और अच्छा साधन होता है क्या, ईमेल भेजने का कौन सा, ईमेल यानी संदेश भेजने का एक सस्ता और अच्छा साधन होता है। अब नंबर 3, यानी इसके द्वारा संदेश अनेकों लोगों को भेजा जा सकता है। यानी दोस्तों आप इसमें एक बार में ही यानी बहुत सारे लोगों को इसके द्वारा इसके सहायता से संदेश भेजा जा सकता है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट के बारे में देखेंगे कि विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े, यानी विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग सूचनाओं को खोजने, प्राप्त करने, भेजने आदि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्व भर में टेलीफोन लाइन की आवश्यकता की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग सूचनाओं को खोजने, प्राप्त करने, भेजने आदि के लिए किया जाता है। अब भारत में यह सुविधा 15 अगस्त 1995 से ईस्वी से उपलब्ध हो रही है अब दोस्तों यानी हम देखते हैं, यानी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्या नाम लिख रहे हैं हम और क्या इसमें क्या पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, संदेश वहन के कौन कौन से साधन हैं, किन्हीं प्रमुख साधनों का वर्णन करो। यानी इसको कह रहा है कि संदेश वाहन के कौन कौन से साधन हैं, किन्हीं प्रमुख साधनों का उल्लेख करो। तो व्यापारी अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश डाक पत्रों के द्वारा ही दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु संदेश पहुंचाने में समय अधिक लगता है। तो दोस्तों क्या है, व्यापारी अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश हो, डाक हो, पत्रों को दूर के द्वारा ही दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु संदेश पहुंचाने में अधिक समय लगता है। संदेश पहुंचाने में अधिक समय अधिक समय लगता है। तो दोस्तों अब यानी एक बार क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संदेश वहन के कौन कौन से संसाधन है, किन्हीं 2 प्रमुख का वर्णन करो। दोस्तों अब देखते हैं, इसमें चलते हैं अगले पेज पर। यानी अतः शीघ्र संदेश भेजने के लिए भारतीय डाक तार विभाग द्वारा टेलीफोन, फैक्स एवं टेलीफोन की सेवाएं प्रदान करता है। यानी किसकी, क्या तो यानी भारतीय क्या तो हम डाक के द्वारा पत्र भेज सकते हैं, तार के द्वारा भेज सकते हैं, तार टेलीफोन के या फैक्स एवं टेलीएक्स की सेवाएं प्रदान करता है। अब देखते हैं दोस्तों टेलीफोन, यानी प्रमुख साधन कौन कौन से, टेलीफोन के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों। टेलीफोन, इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने नामक वैज्ञानिक ने 1870 में किया था। यानी टेलीफोन का आविष्कार ध्यान रखना, ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने 1870 में किया था। टेलीफोन के द्वारा हम अपने घर पे अथवा दुकान पर बैठे ही अपने किसी दोस्त के विभिन्न शहरों और विदेश में बातचीत कर सकते हैं। किससे, आप सभी जानते हैं कि फ़ोन से हम किसी शहर या अपने विदेश में बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन को शीघ्र समाचार भेजने का सर्वाधिक उपयोगी साधन समझा जाता है। अगर हमें यानी एकदम ही संदेश भेजना है तो टेलीफोन को क्या सबसे अच्छा साधन समझा जाता है। टेलीफोन यानी उपयोग साधन है, इसके द्वारा व्यक्ति से बातचीत हो जाने पर धोखे की संभावना कम रहती है। यानी अगर हम इसके द्वारा बातचीत कर लेंगे, आप किसी से व्यापार कर रहे हैं और पहले आप उससे बातचीत कर लेंगे तो धोखे की संभावना कम रहती है। दोस्तों आप देखें फैक्स के द्वारा लिखित संदेश भेजा जाता है। फैक्स के द्वारा लिखित संदेश जैसा है वैसे ही अन्य स्थानों देश विदेश में भेजा जा सकता है। इससे टेलीफोन लाइन पर दोनों तरफ मशीनें ही जुड़ी होती है। इससे जो मैसेज या संदेश भेजना होता है उसे मशीन में डाल दिया जाता है। मैसेज या संदेश भेजना उसे मशीन में डाल दिया जाता है और वही संदेश जिस नंबर को आपने मिलाया है उस नंबर पर प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। यानी प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। दोस्तों हम संदेश वहन प्रणाली के अंतर्गत इसे लिख सकते हैं, फैक्स के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों, हम टेलीफोन के बारे में लिख सकते हैं और संदेश के बारे में लिख सकते हैं कि आज के ज़माने में इस भागती दौड़ती दुनिया में हमें हर किसी को अपना टाइम बचाने की ज़रूरत है और दोस्तों अपना टाइम बचाने के लिए ही लोग जो है यानी समय बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 6 से देखते हैं कि जो हमारे समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं दोस्तों, इनसे देख सकते हैं कि इनसे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। दोस्तों समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र से यानी पहला देखेंगे कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। दोस्तों ध्यान रखना, कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। दोस्तों 2017, 19, 20 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। पहला है कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने। अब कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। जो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों 2016, 17 और 19 में पूछा गया। कैलकुलेटर का क्या क्या उपयोग है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर का क्या क्या उपयोग है। कैलकुलेटर का उपयोग दोस्तों सभी कार्यालयों में जोड़, घटा, गुना, भाग इत्यादि करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से की गई गणना गलत होने की संभावना नहीं होती। दोस्तों इसकी सहायता से गलत यानी की गई गणना गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से जो भी गणना करते हैं उसकी गलत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर के 4 प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कंप्यूटर के प्रमुख 4 उपयोग लिखिए दोस्तों। तो विक्रिया विवरण या बीजक बनाने में, जो हमने बेचा, विक्रिया विवरण या बीजक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेजर में लेखन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। परिश्रमिक सूची बनाने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा खातों के आखेक्षण का कार्य भी किया जाता है। कंप्यूटर के आखेक्षण का भी कार्य इसके द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विक्रिया विवरण या बीजक बनाने में, लेजर में लेखे करने में, परिश्रमिक सूची बनाने में, कंप्यूटर द्वारा खातों के आखेक्षण का कार्य भी इसमें ही किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, समय तथा श्रम बचाने वाले 4 ऐसे यंत्रों का नाम लिखिए जो व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाते हैं। 2012, 13, 17, 19, यानी समय तथा श्रम बचाने वाले 4 ऐसे यंत्रों का नाम लिखे जो व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाते हैं। और नंबर 1 दोस्तों, तारीख डालने की मशीन। इस मशीन का उपयोग प्रतिदिन आने वाले पत्रों पर तारीख डालने के लिए होता है। किसका, जो तारीख डालने वाली मशीन होती है, इस मशीन का उपयोग प्रतिदिन आने वाले पत्रों पर तारीख डालने के लिए होता है। इस मशीन में घूमने वाली रबड़ की जंजीर होती है जिस पर तिथि, मास, वर्ष के नाम खुदे रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो समय तथा श्रम बचाने वाली मशीन में एक तो तारीख डालने वाली मशीन होगी। इस मशीन का उपयोग प्रतिदिन आने वाले पत्रों पर तारीख डालने के लिए होता है। इस मशीन में घूमने वाली रबड़ की जंजीर होती है जिस पर तिथि और मास का मतलब यानी दोस्तों महीना, और वर्ष यानी वर्ष का मतलब यानी आप जानते हैं कि साल अंकित होती है। दूसरा है दोस्तों टाइपराइटर। टाइपराइटर प्रत्येक व्यापारी अपने कार्यालय में कम से कम टाइपराइटर मशीन अवश्य ही रखता है। यह अंग्रेजी, हिंदी व अन्य भाषाओं की वर्णमाला में मिलता है। यानी जो टाइपराइटर होता है दोस्तों हमारा किस में, दोस्तों जो टाइपराइटर होता है वो अंग्रेजी, हिंदी व अन्य भाषाओं की वर्णमाला में मिलता है। इसकी सहायता से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों में शीघ्रता और सुंदरता से टाइप किए जा सकते हैं। यानी दोस्तों जिन पत्रों को हम बाहर भेजते हैं उन्हें शीघ्रता और सुंदरता से टाइप किया जा सकता है। अब समय लेखन मशीन दोस्तों, इस मशीन का उपयोग ऐसे कार्यालयों तथा कारखानों में होता है जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक हो। यानी समय लेखन मशीन का प्रयोग कहाँ जाएगा, वहाँ किया जाएगा जहाँ जिस कारखाने में जो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक हो। प्रत्येक कर्मचारी को एक कार्ड दे दिया जाता है। जब वह कार्यालय अथवा कारखाने में प्रवेश करता है तब अपना कार्ड मशीन के अंदर इन लिखे खाने में रख देता है जिस पर उसके आने का समय अंकित हो जाता है। इस तरह बाहर जाने के लिए भी प्रयोग होता है। अब कागज नत्थी करने की मशीन यानी स्टेपलर को बोला, जिसे दोस्तों हम पिन लगाने की मशीन बोलते हैं। इस मशीन का उपयोग अनेक कागजों को एक साथ नत्थी करने के लिए किया जाता है। मशीन के अंदर तार के टुकड़े भर दिए जाते हैं और जैसे हाथ से मशीन को दबाते हैं वैसे एक एक तार क्रमानुसार निकलता रहता है। तो ये स्टेपलर वाली मशीन है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला चैप्टर है, यानी वो कह रहा है कि डाक द्वारा व्यापार से क्या तात्पर्य है, इसकी 2 विशेषताएं लिखो। 2017, 19 और 21, यानी डाक द्वारा व्यापार से आशय उस व्यापार से है, यानी डाक द्वारा व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसमें समस्त प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी समस्त प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है एवं भुगतान आदि समस्त कार्य डाकघर के माध्यम से ही होते हैं। अर्थात इस प्रकार के विक्रय पद्धति में विक्रय का माध्यम विक्रेता ना होकर केवल डाकघर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, डाक पद्धति जो डाक द्वारा व्यापार है उसमें क्या है, डाक द्वारा व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसमें समस्त प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी जितनी भी वस्तु है उनका चाहे तो क्रय हो या विक्रय हो, भुगतान हो आदि समस्त कार्य डाकघर के माध्यम से ही किए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की विक्रय पद्धति में विक्रय का माध्यम विक्रेता व्यापारी ना होकर, यानी विक्रेता और व्यापारी ना होकर डाकघर होता है। अब इसकी विशेषता, इसमें विज्ञापन का अधिक महत्व होता है। इस पद्धति का क्रय विक्रय डाकघर के द्वारा ही किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं परिशोध कमीशन क्या है।
दोस्तों परिशोध कमीशन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। परिशोध कमीशन क्या है? प्रेषण पाने वाला, यानी जो प्रेषण होता है, जो पाने वाला होता है, प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना ही नहीं होता, यानी जो प्रेषण यानी पाने वाला का काम केवल बिक्री करना नहीं होता, उसके ऊपर प्रत्येक धन वसूल करने का भी उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। इस धन को वसूल करने का उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। इन दोस्तों अगर जो बेचने वाला होता है नहीं, बिक्री करने का नहीं होता, उसके ऊपर प्रत्येक धन को वसूल करने का भी उत्तरदायित्व होता है। अब इस धन को वसूल करने के लिए उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, उसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। दोस्तों वही है कि किसी पर आपके है, मान लीजिए आपके किसी को आपने अपने 100 रुपये दे रखे। अब दोस्तों वो आपके 100 रुपये नहीं दे रहा, तो आप किसी से बोलोगे यार मेरे इस पे 100 रुपये हैं, तो इससे 100 रुपये लेके दे दे, यानी 70 रुपये मेरे और 30 रुपये तेरे, यानी दोस्तों आपके पास 70 तो आ रही है, 30 आप उसे दे दोगे। इसे परिशोध कमीशन कहते हैं। जो इसे क्या कहेंगे? परिशोध कमीशन। जो ऊपर मिला, जो ऊपर के पैसे मिलते हैं उसे उन्हें क्या कहते हैं? परिशोध कमीशन कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए, सुपर बाजार क्या है? नहीं, सुपर बाजार के बारे में देखेंगे। सुपर बाजार क्या है? साधारण शब्दों में सुपर बाजार एक अर्थ, सुपर बाजार का साधारण शब्दों में सुपर बाजार का अर्थ ऐसी फुटकर दुकान से होता है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का विक्रय करती है, जैसे सब्जी होगी, फल होगी, दूध हो गया इत्यादि। अरे दोस्तों ध्यान रखना, सुपर बाजार उसे कहते हैं, सुपर बाजार उसे कहते हैं साधारण उसका अर्थ ऐसे फुटकर दुकानों से होता है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का विक्रय करती है, जैसे सब्जी, फल, दूध इत्यादि। यानी इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सभी को, यानी दोस्तों इन सभी को हम सुपर बाजार के अंतर्गत रखते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब देखिए, फुटकर व्यापार क्या है? फुटकर व्यापार के 2 गुण लिखो, 2014, 16 और 19। दोस्तों फुटकर व्यापार को अंग्रेजी में रिटेलर कहते हैं, क्या कहते हैं? रिटेलर कहते हैं। और रिटेलर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है री का मतलब पुण्य, और तथा टेलर का अर्थ है बांटना, यानी पुण्य बांटना। अर्थात फुटकर व्यापारी वह है जो थोक व्यापारी से माल क्रिया करके उसे उपभोक्ताओं को बेचता है। इस प्रकार माल 2 जगह बढ़ गया, एक तो थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास आया और उसके पास से उपभोक्ता के पास चला गया, तो दोस्तों ध्यान रखना कि फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में टेलर कहते हैं। टेलर का आपको फ्रेंच भाषा शब्द है जिसका अर्थ है री का मतलब पुण्य तथा टेलर का मतलब है बांटना। अतः फुटकर व्यापारी वही है जो थोक व्यापारी से माल क्रिया करके, जो बड़े व्यापारी होते हैं थोक व्यापारी से माल क्रिया करके उपभोक्ताओं को बेचता है। इस प्रकार माल को 2 जगह बांटा गया है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास आया और उसके पास से उपभोक्ता के पास चला गया, उसके पास से किसके? उपभोक्ता के पास चला गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब दोस्तों देखेंगे हमारा अगला चैप्टर है थोक व्यापार। इससे संबंधित देखेंगे कि इससे संबंधित हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों थोक व्यापारी कौन होता है, यानी थोक व्यापारी कौन होता है? पहला क्वेश्चन है कि थोक व्यापार क्या है या थोक व्यापार कौन होता है, थोक व्यापारी कौन होता है? 2014, 15, 16 और 19 में पूछा गया। तो थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से है जो निर्माताओं से या थोक या इकट्ठा माल खरीदकर छोटे छोटे व्यापारी को या फुटकर को देता है या उपभोक्ता को देता है, उसे थोक व्यापारी कहते हैं। ये दोस्तों थोक व्यापारी उसे कहते हैं जो बहुत सारा निर्माताओं का मतलब, यानी जैसे कहीं कंपनी, कपड़ा बनने की कंपनी, अब जो कपड़े का थोक व्यापारी होगा दोस्तों वो डायरेक्ट वहाँ से उस कंपनी से माल उठाएगा और उस माल को अपने यानी लोगों के, यानी जो उसके छोटे छोटे फुटकर व्यापारी होंगे, छोटे छोटे व्यापारी या फुटकर व्यापारी को दे देता है या उपभोक्ताओं को देता है, इसे थोक या फुटकर व्यापारी कहते हैं, इसे थोक या फुटकर व्यापारी कहते हैं। अब थोक व्यापारी के 2 गुण लिखे, थोक व्यापारी की 2 विशेषताएं। थोक व्यापारी प्राय बड़ी मात्रा में माल क्रिया करते हैं। जो थोक व्यापारी होते हैं क्या करते हैं दोस्तों? वे बहुत बड़ी मात्रा में माल को क्या व्यापारी यानी क्रिया करते हैं। थोक व्यापारी सीमित वस्तुओं से व्यापार करते हैं। जो थोक व्यापारी होते हैं वो सीमित यानी कुछ ही वस्तुओं से, उन वस्तुओं की जो मात्रा सीमित होती है उनसे क्या करते हैं दोस्तों? उनसे व्यापार करते हैं। कौन? थोक व्यापारी, उनसे व्यापार करते हैं। अब थोक व्यापारी में उत्पादकों के प्रति 2 सेवाएं बताइए, यानी वस्तुओं की मांग संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हैं। यानी कह रहा है कि थोक व्यापारी की उत्पादकों के प्रति सेवाएं बताइए। जो थोक व्यापारी उत्पादकों की कैसी सेवा करते हैं, यानी एक तो वस्तु की मांग संबंधी सूचना प्रदान करते हैं, यानी किस वस्तु की कितनी मांग है इसकी सूचना प्रदान करेंगे दोस्तों। कच्चे माल आदि की भी सुविधा प्रदान करते हैं, जो कच्चा माल होता है उसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, थोक व्यापारी की समाज में प्रति सेवाओं का उल्लेख करो, यानी 2016, 17, 19 और 22। नंबर 1 मूल्यों में स्थिरता। थोक व्यापारी वस्तुओं की मांग व पूर्ति बराबर करके वस्तुओं के मूल्य में घटा बढ़ा रोकते हैं, जिससे संपूर्ण
समाज प्रभावित होता है। और समस्त क्षेत्रों में इनका मूल्य समान मूल्य रहना। ये जो थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी न केवल मूल्यों को स्थिर रखता है वरना देश के कोने कोने में भी वस्तुओं का समान मूल्य में रखने में सहायता होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप कहीं अपने आसपास जाओगे जहाँ आपके यहाँ थोक व्यापारी की दुकान हो, बड़ी सी परचून की है दोस्तों, किसी भी चीज़ की हो, तो दोस्तों उसके पास जो आसपास दुकान होगी सबका जो मूल्य होगा, दुकान का मूल्य सबका मूल्य सेम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप चीनी मसाले लोगे, चीनी वहाँ भी इतने पैसे की मिलेगी और यहाँ भी इतने पैसे की मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, समस्त क्षेत्रों में समान मूल्य रहना। ये थोक व्यापारी ना केवल जो थोक व्यापारी होता है ना केवल मूल्यों में स्थिरता रखते हैं वरना देश के कोने कोने में वस्तुओं का समान मूल्य में रखने में भी सहायता देते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं हम यानी चैप्टर नंबर 10 यानी बीजक, यानी इससे देखते हैं कि जो इनवॉइस चैप्टर है इससे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2014, 16 और 19 में पूछा गया। तो दोस्तों बीजक से यह ज्ञात किया जाता है कि क्रेता को कितनी धनराशि चुकानी है। बीजक का बनाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बीजक से यह ज्ञात किया जाता है कि क्रेता को अभी कितनी धनराशि चुकानी है। जो क्रेता होता है उसे भी कितनी धनराशि यानी लोगों को देनी है, इससे यानी पता चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक को परिभाषित कीजिए, यानी बीजक क्या है? यानी प्रोफेसर हैंसन के अनुसार बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है। जो बीजक है वो व्यवसाय में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित हो जाए, जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीजक व्यवसाय में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है। जो बीजक है वो वस्तु के यानी प्रयोग किया जाने वाला ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है, जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीजक बनाने के 3 लाभ लिखो, यानी बीजक कैसे कैसे बनाया जाता है इसके बनाने के 3 लाभ लिखो। तो दोस्तों बीजक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को ही है सूचित करना है कि उसे कुल कितनी राशि माल के मूल्य और उसकी ओर से किए जाने गए व्यवसाय के लिए विक्रेता को चुकानी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब बीजक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को सूचित करना है कि उसे कुल कितनी राशि यानी हमें कितना पैसा माल के मूल्य यानी जो माल है उसके मूल्य और उसकी ओर से किए गए व्यवसाय के लिए क्या विक्रेता को चुकानी है। बीजक क्रेता को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। नंबर 1, क्रेता को सूचना। बीजक से क्रेता को इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि क्रेता ने उसके पास माल भेज दिया गया है। माल ना पहुंचने की दशा में वह आवश्यक पूछताछ कर सकता है। विक्रय माल का निर्धारण, बीजक के द्वारा वस्तुओं के सही विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11, बैंक, अर्थ, कार्य और महत्व, यानी जो बैंक है उनके कार्य और उनके महत्व का वर्णन करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक ढंग का बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? जो आधुनिक ढंग के बैंक है सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो सन 1401 में स्पेन के बार्सिलोना में नगर में। तो दोस्तों ध्यान रखना, आधुनिक ढंग का बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित है? जो वर्तमान में बैंक की स्थिति है, बैंक के जो कार्य है, यानी ऐसा बैंक सबसे पहले कहाँ? 1401 में स्पेन के बार्सिलोना में नगर में बसा था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का एक महत्व बताइए। बचत की आदत को प्रोत्साहित करना। दोस्तों अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो तो दोस्तों वहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होती है। आधुनिक बैंक के कोई 3 प्राथमिक कार्य लिखो। जो आधुनिक बैंक है इनके कोई प्राथमिक 3 कार्य लिखो। तो एक तो जमा स्वीकार करना, आप पैसा लेके जाओगे उसे अपना पास जरूर रखना पड़ेगा बैंक को। दूसरा ऋण देना, यानी आप अगर लोन ले जा रहे हो तो दोस्तों बैंक का भी हक बनता है कि वो आपको भी लोन दे। और तीसरा है कि विनिमय विपत्रों को भुनाना। जो विनिमय विपत्र होते हैं उनको भुनाना भी इसके अंतर्गत ही आता है। अब कार्य प्रणाली के अनुसार बैंकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों व्यापारिक बैंक है, विदेशी बैंक है, विदेशी विनिमय बैंक है, बचत बैंक है, औद्योगिक बैंक है, कृषि बैंक है और देशी बैंक है या केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी बैंक, कृषि बैंक, बचत बैंक, देशी बैंक या विदेशी बैंक, इनमें बांटा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं बैंक के दायित्व। बैंक का दायित्व से आशय बैंक द्वारा अपने ग्राहक के प्रति किए जाने वाले विभिन्न सेवाओं से लिया गया है। यानी बैंक का दायित्व क्या होता है? यानी बैंक का दायित्व वही है, बैंक के दायित्व से आशय है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहक के प्रति की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए,
बैंक में जमा धन पूंजी है, टिप्पणी करो। दोस्तों मनुष्य अपनी बचत को बैंक में जमा कर देता है, कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बैंक में जमा धन पूंजी है, टिप्पणी करो। जो बैंक में जो हमारा धन है, जो जमा धन है वो एक पूंजी है। तो दोस्तों मनुष्य अपनी बचतों को बैंक में जमा कर धन एकित करता है। दोस्तों अपनी जो बचत होती है उसे बैंक में, दोस्तों आपने 1000 कमाए, 900 आपके खर्चे उठ के 100 रुपये आपने बैंक में डाल दिए। तो ये तो कह रहा है मनुष्य अपनी बचतों को बैंक में जमा कर धन एकित करता है ताकि उसे वह भविष्य में किसी उत्पादन कार्य में पूंजी के रूप में लगा सके तथा लाभ अर्जित कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक में जमा धन पूंजी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक में जमा धन पूंजी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। दोस्तों किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। तो एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, ICICI बैंक दोस्तों और HDFC बैंक। ये कैसे है? ये निजी बैंक है दोस्तों, निजी बैंक है, नहीं इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। दोस्तों जिनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं वो तो राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं और जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता वो निजी बैंक कहलाते हैं। एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, यानी ये ऐसे बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगद साख क्या होता है? नगद साख क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। भारत में बैंक द्वारा ऋण देने का यह एक महत्वपूर्ण, भारत में बैंक द्वारा ऋण देने का एक महत्वपूर्ण ढंग है। नगद साख की सुविधा न केवल खातेदारियों को ही दी जाती है, अन्य व्यक्ति को भी दी जाती है। इस प्रकार के ऋण लेने के लिए माल, चल संपत्ति अथवा बिक्री साध्य प्रतिभूतियों को जमानत ली जाती है, प्रतिभूतियों की जमानत ली जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी नगद साख क्या है? भारत में बैंक द्वारा ऋण देने का यह महत्वपूर्ण ढंग है, यानी जो बैंक आपको लोन देता है उसका एक महत्वपूर्ण ढंग है। नगद साख की सुविधा न केवल खातेदारों को दी जाती है, अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। इस प्रकार ऋण लेने के लिए माल में जो, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो दोस्तों, आपको बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है माल आपको माल लेने के लिए चल संपत्ति अथवा बिक्री साध्य प्रतिभूति जमानत ली जाती है, उनकी जमानत ली जाती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों देखिए अब चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों टारगेट 23 फरवरी 2023, 70 नंबर पक्के। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी RBI है, इसके 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो दोस्तों नंबर 1 नोट निर्गमन करें, यानी नोट छापना। यानी भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर, यानी भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है। शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन, नोटों का निर्माण करता है। यह निर्गमन कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा ही किया जाता है, यानी ये निर्गमन कार्य है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है, जिसके अनुसार बैंक 200 करोड़ रुपए का सोना और वह 200 प्रतिभूतियाँ, यानी 200 करोड़ रुपए का सोना वह विदेशी प्रतिभूतियों को कोष में रखता है। यानी दोस्तों क्या कह रहा है? यानी कह रहा है कि रिजर्व बैंक के 2 कार्यों का उल्लेख करें। नंबर 1 नोट निर्गमन करना, यानी नोट छापना। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 रुपये के नोट को छोड़कर, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो RBI है, वो 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है, शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्माण करता है। यह निर्गमन कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा, यह निर्गमन कार्य है जो न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है? मान लीजिए अगर आपको 200 करोड़ रुपए छापने हैं दोस्तों, आपको 200 करोड़ रुपए छापने हैं, तो दोस्तों आपके पास में 140 या दोस्तों 160 करोड़ रुपए की, दोस्तों 120 करोड़ रुपए की तो विदेशी यानी सोना होना चाहिए, और 80 करोड़ रुपए की क्या होनी चाहिए? यानी 80 करोड़ रुपए की होनी चाहिए आपके पास विदेशी संपत्ति। दोस्तों यही न्यूनतम कोष प्रणाली होता है। अब दोस्तों है कि सरकार के बैंक के रूप में, जो सरकार के बैंक के रूप में भी रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की ओर से धन की प्राप्ति एवं उनके आदेश अनुसार भुगतान करता है। यह सरकारों के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि की भुगतान की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सरकार के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक सरकार व राज्य की ओर से धन की प्राप्ति एवं उनके आदेश अनुसार भुगतान करता है। यह सरकार के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि के लिए ऋण और भुगतान की व्यवस्था भी करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक और केंद्रीय बैंक संबंधी कोई एक कार्य बताओ। यानी पत्र मुद्रा निर्गमन का ऐसा मात्र अधिकार रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक में इसके लिए अलग विभाग है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर जब नोट निर्गमन होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। 2013, 14, 15, 17, 19, 20। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनता कहाँ, गांवों में निवास करती है। अतः इस बैंक का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दोस्तों, बैंकिंग का विकास करना था। इसका दूसरा उद्देश्य उद्योगों एवं व्यापार को प्रोत्साहन देना था। उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहन देना था। इस बैंक के ही प्रयासों से कृषि की दशा में सुधार हुए, जिसके कारण उद्योगों और व्यापार को भी वृद्धि हुई। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी उसने पूछा था कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। तो दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। अतः इस बैंक का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास करना था। अब दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य उद्योगों एवं व्यापारों को प्रोत्साहन देना था। इस बैंक के प्रयासों से ही कृषि की दशा में सुधार हुआ, जिसके कारण उद्योग और व्यापार में भी वृद्धि हुई। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की दो सफलताएं बताओ। यानी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अनुसूचित बैंक तथा सहकारी बैंक के सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई है वो अनुसूचित बैंक तथा सरकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार, यानी जो एक सप्ताह होता है उसमें 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक 20 विदेशी मुद्राओं में लेन देन करता है। जो 20 विदेशी मुद्रा होती है उनमें लेन देन करता है, इससे विदेशी भुगतान में सहायता मिलती है। जो भारतीय स्टेट बैंक है नहीं दोस्तों, जो एसबीआई है वो 20 विदेशी मुद्रा यानी 20 देशों की मुद्रा को मान्य करता है, उनमें भुगतान करता है। और यात्रियों की सुविधा हेतु यह विदेश के लिए यात्री चेकों की भी व्यवस्था करता है। कौन, यानी एसबीआई जो हमारा होता है भारतीय स्टेट बैंक करता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए अब हम चलते हैं अपने पेज पर, अगले पेज पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करके रखना, और दोस्तों क्योंकि कल जो आपकी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन करें। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी स्थापना है निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। कृषि वित्त में सहायता करने के लिए, यानी कृषि वित्त में सहायता करने के लिए, यानी एक तो सबसे पहले ग्रामीण तथा शहरी में बैंक का विकास करना। ये जो ग्रामीण है और शहर है इन दोनों में बैंकिंग सेवा का विकास करना, यानी इसके लिए एसबीआई की स्थापना की गई थी। दूसरा कृषि वित्त में सहायता करना, कृषि वित्त में सहायता के लिए की गई थी। तीसरा गांवों में शाखा स्थापित करना, चौथा भारतीयों की शिकायतों को दूर करना, जो भारतीय हैं उनकी शिकायतों को दूर करना, और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो लघु उद्योग है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सब इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 यानी समाशोधन गृह से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या समाशोधन गृह बैंकों के पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान नहीं करते। यानी पहला क्वेश्चन है कि क्या समाशोधन गृह बैंकों के पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान नहीं करते। 2016, 17, 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। नहीं, समाशोधन गृह बैंकों के पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं नहीं। जो परिशोधन गृह होते हैं वो बैंकों को पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि समाशोधन गृह के 2 लाभ बताइए। यानी समाशोधन गृह के कौन कौन से लाभ है। यानी भुगतान की सुविधा, अगर हम समाशोधन करते हैं तो इसमें हमारे भुगतान में क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। और जो मुद्रा है, मुद्रा के उपयोग में मितव्ययता आ जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, समाशोधन गृह के 2 दोष लिखो। यानी समाशोधन गृह के कौन कौन से दोष हैं। तो दोस्तों समाशोधन गृह की संख्या कम होना, एक तो इसका दोष है कि जो समाशोधन गृह है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा कि समाशोधन गृह के नियम भिन्न भिन्न होना, यानी समाशोधन गृह के नियम भिन्न भिन्न होना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में समाशोधन गृह के इतिहास पर प्रकाश डालो। दोस्तों भारत है इसमें समाशोधन गृह का इतिहास पर प्रकाश डालो, यानी इसकी स्थापना कैसे की गई थी। तो भारत समाशोधन गृह के इतिहास अधिक पुराना नहीं है। सन 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना के बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में समाशोधन गृह की स्थापना की गई। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो भारत में समाशोधन गृह के इतिहास पर प्रकाश डालो, भारत में समाशोधन गृह का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। सन 1921 में, यानी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होने के बाद में, जैसे ही इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई उसके बाद में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में समाशोधन गृह की स्थापित किए गए।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, समाशोधन गृह से आप क्या समझते हैं। दोस्तों समाशोधन गृह किसी अन्य निकाय या उस संस्था को कहते हैं जो बैंकों के पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों समाशोधन गृह बस एक इतनी सी है, यानी समाशोधन गृह किसी निकाय, गृह क्या तो कोई निकाय हो या गिरह हो या किसी ऐसी संस्था को कहते हैं जो बैंक के पारस्परिक लेन देन की सुविधा, जिस तरह से बैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है उसी तरह से वे करते हैं। अतः साधारण एक बड़ा बैंक होता है जो विभिन्न बैंकों को मान्यता करता है, जो विभिन्न बैंकों को मान्यता देता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों चैप्टर नंबर 15 है, अब व्यापारिक बैंक से देखेंगे। तो दोस्तों व्यापारिक बैंक का एक कार्य लिखो, यानी व्यापारिक बैंक का कोई भी एक कार्य लिख सकते हो। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य व्यापारियों अन्य व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है। तो दोस्तों इसका एक मुख्य कार्य क्या है, यानी व्यापारिक बैंक का मुख्य जो कार्य है वो है व्यापारियों को और व्यवसायों को ऋण प्रदान करना होता है। अब भारत में इस समय कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में यानी 19 बैंक राष्ट्रीयकृत है, यानी भारत में वर्तमान में 19 बैंक राष्ट्रीयकृत है। किन्हीं 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखो। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लिख सकते हैं। दूसरा कैनरा बैंक लिख सकते हैं। तीसरा पंजाब नेशनल बैंक लिख सकते हैं और चौथा बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। यानी किन्हीं 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम पूछे तो दोस्तों हम चारों राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिख सकते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आते हैं। अब किन्हीं 4 गैर यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखो। दोस्तों यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और दोस्तों एक्सिस बैंक। यानी कैसे ये 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों के, यानी 4 गैर राष्ट्रीयकृत, यानी इनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। अब देखते हैं व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, इनके बारे में लिखो। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, इनके बारे में लिखो। तो व्यापारिक बैंक से आशय उन बैंकिंग संस्थाओं से, यानी व्यापारिक बैंक उन बैंकिंग संस्थाओं से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1931 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों का संबंध आधुनिक व्यापार वाणिज्य से होता है। इन बैंकों को व्यापारिक बैंक के लिए ही ऋण दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक से आशय उन बैंकिंग संस्थाओं से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1931 के अंतर्गत, यानी जो दोस्तों भारतीय जो व्यापारिक बैंक है उन बैंकों को कहते हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1931 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इन बैंकों का संबंध आधुनिक व्यापार वाणिज्य से होता है। ये बैंक व्यापारिक कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं, यानी ये बैंक जो व्यापार, अगर आपने को व्यापार स्टार्ट करना है तो उन कार्यों के लिए ही खाली ये बैंक ऋण देते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैंक के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि लिखो। तो भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश करके 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत सरकार ने 19 जुलाई सन 1969 को एक अध्यादेश जारी करके 50 करोड़ रुपए से अधिक, यानी जिन बैंकों की संपत्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक है, 14 बड़े बैंकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों की, यानी उनके राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16 देसी बैंक्स। दोस्तों देसी बैंक का कोई एक दोष लिखो, यानी देसी बैंक्स का ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों जो देसी बैंक होते हैं उनकी ब्याज दर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो देसी बैंक की ब्याज दर कितनी होती है, ज़्यादा है। देसी बैंक का कोई एक गुण लिखो, रुपये देने का सरल तरीका होता है। नहीं दोस्तों इनकी ब्याज दर तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो देसी बैंक्स का कोई एक गुण बताइए। तो दोस्तों ये है नहीं, इनका रुपये देने में यानी सुविधा, यानी सरल तरीका होता है। अब व्यावसायिक साहूकार किसे कहते हैं, ये साहूकार किस्तों पर ऋण देते हैं और इन्हें फेरी भी कहते हैं। यानी दोस्तों यानी व्यवसायी साहूकार वे होते हैं जो साहूकार किस्तों पर ऋण देते हैं, इन्हें फेरी वाले भी कहते हैं। अब महाजनी प्रथा के कोई दोष लिखो, यानी दोस्तों महाजनी ब्याज की ऊंची दर लेते हैं। जो महाजन होते हैं दोस्तों वो क्या लेते हैं, ब्याज की ऊंची दर लेते हैं। देसी बैंक के 4 दोष लिखो। दोस्तों देसी बैंक ऋण पर ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। नंबर 1, जो देसी बैंक होते हैं अगर वो आपको लोन दे रहे हैं तो उन पर ऊंची ब्याज दर लेंगे। नंबर 2, ऋण देते समय अनाधिकृत कटौतियाँ कर लेते हैं। अगर ये आपको ऋण दे रहे हैं तो उस समय बहुत सारी अनाधिकृत कटौतियाँ कर लेते हैं। ऋण देते समय कोरे प्रोनेट पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। दोस्तों एक कोरे पेज पर हस्ताक्षर कर लेंगे और उसमें फिर कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों आधुनिक बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करते, ये पालन नहीं करते। अब देसी बैंकों से क्या आशय है, जनता से जमा धन प्राप्त करना है। जो देसी बैंकों का क्या कार्य है, एक तो जनता से जो धन जमा करेंगे उसे प्राप्त करना, दूसरा लोगों को ऋण देना, तीसरा हुंडियों का व्यवसाय करना और चौथा होता है धन भेजने की सुविधा प्रदान करना। ये सब व्यवसायी बैंक के अंतर्गत होने वाले कार्य हैं। दोस्तों अब देखते हैं हमारा यानी 18 चैप्टर। दोस्तों 18 चैप्टर है हमारा सीमांत तुष्टिकोण उपयोगिता हास नियम। दोस्तों इससे पहले जो चैप्टर 17 था दोस्तों उससे कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था जो आपकी परीक्षा में आए, तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। तो दोस्तों इसे देखते हैं।
यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कथन लिखो। जो जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकार मात्रा में उपयोग करता है तो प्रत्येक बाद वाली मात्रा की उपयोगिता घटती जाती है। दोस्तों क्या ध्यान रखना, जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी व्यक्ति का अधिकार मात्रा में यानी किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग करता है तो बाद में आने वाली मात्रा की उपयोगिता जो बाद में आएगी वो सहज तो कम हो जाएगी। उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व बताइए। दोस्तों यह नियम मांग की व्याख्या करता है, यानी किसकी यह नियम मांग की व्याख्या करता है। यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है और यह नियम विनिमय तथा प्रयोग मूल्य को बताता है। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम के 2 अपवाद लिखो। तो दोस्तों सीमांत यानी जब यह किसी वस्तु की कम इकाइयों पर होने पर नियम लागू नहीं होता, यानी अगर किसी वस्तु की इकाई कम है उस पर यह नियम लागू नहीं होता। मादक वस्तु जैसे शराब इत्यादि के उपयोग में भी यह लागू नहीं होता, मादक वस्तु यानी उनके उपयोग में भी यह लागू नहीं होता। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 19 तथा व्यय तथा बचत। दोस्तों व्यय तथा बचत हमारा लास्ट चैप्टर है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वे देखेंगे। आय क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आय। मानव की आवश्यकता अनंत होती है, जो मानव है उसकी आवश्यकता अनंत होती है। यह अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के प्रयास करता है, यानी मानव की आवश्यकता अनंत होती है और यह मानव यानी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अपने इस कार्य के बदले में उसे एक निश्चित समय की एक निश्चित धनराशि मिलती है। इस धनराशि को उस व्यक्ति की आय कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आय मानव की आवश्यकताओं अनंत होती है, जो मानव की आवश्यकता है वो अनंत होती है। यह अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अपने इस कार्य के बदले में उसे एक निश्चित समय की निश्चित धनराशि मिलती है। इस धनराशि को ही उस वस्तु की आय कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं व्यय तथा बचत में क्या संबंध है। व्यय और बचत दोनों ही मनुष्य के जीवन में का अभिन्न अंग है, अतः दोनों को परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। व्यय से धन के द्वारा आवश्यकताओं की समक्ष संतुष्टि की जाती है, जबकि बचत में धन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से असंतुष्टि की जाती है। व्यय और बचत आर्थिक क्रियाओं के रूप में 2 पहिए के समान है। जिस प्रकार कैंची के एक फलक से काम नहीं चलता, उसी प्रकार केवल बचत या वैसे भी कार्य नहीं चलता। समाज में व्यय और बचत दोनों साथ साथ होने चाहिए। समाज में व्यय और बचत दोनों साथ साथ होने चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं बचत और विनियोग में अंतर। आय तथा व्यय का अंतर बचत कहलाता है, जबकि विनियोग से आज से बचत की गई राशि के सही स्थान पर लगाकर उसे बढ़ाना होता है। दोस्तों आय तथा व्यय का अंतर बचत कहलाता है, जबकि विनियोग से आज से बचत की गई राशि को सही स्थान पर लगाना और बढ़ाना होता है। दोस्तों अब देखते हैं इसमें आगे, यानी बचत के लिए संयम की आवश्यकता होती है, जबकि विनियोग के लिए संयम की योजना की आवश्यकता है, यानी संयम के साथ ही योजना की भी आवश्यकता होती है। बचत में जोखिम नहीं है, परंतु विनियोग में जोखिम रहता है। बचत में भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती, जबकि इसका विनियोग में माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों यानी जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी मैंने क्वेश्चन करा दिए। जो आपकी बोर्ड परीक्षा है दोस्तों कल, उसके लिए मैंने ये सभी क्वेश्चन कराए थे। तो दोस्तों आप कल से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में भी आपका कैसे भी एग्जाम, अगर कक्षा 10 का एग्जाम है तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए कराई हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप दिल से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा के जाना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाकर उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।